मिलन गौर जी, लाल किताब एक्सपर्ट। इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ही इज अ लाल किताब एक्सपर्ट, बट ही इज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस लाल किताब इन गुजरात। ट्रेनर है, लाल किताब के ट्रेनर भी है। नक्षत्र प्रेडिक्शन भी करते हैं, रेमेडीज भी देते हैं, वास्तु भी उनका है। उनका आज का टॉपिक है हाउस एंड शनि, और उसको कैसे भी ले लो, शनि एंड हाउस, क्योंकि लाल किताब मेरे समझ में तो कमाल है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे एकदन्ताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गुरुभ्यो नमः। આવનાર દરેક સાથી મિત્રો, ગુરુજનો અને ખાસ જે લોકોએ લેક્ચર આપ્યા છે અને જેમને પોતાનું જ્ઞાન અહીંયા પીરસ્યું છે એ લોકોનો તહેદિલથી ધન્યવાદ। મિરર ફાઉન્ડેશનના મહાજ્ઞાન કુંભમાં મીતાબેને જે એફર્ટ્સ લગાવીને બધાને ભેગા કર્યા છે એક મંચ ઉપર, એટલે મિરર ફાઉન્ડેશન અને મીતાબેનનો બી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આજનો મારો જે સબ્જેક્ટ છે शनि और मकान एज पर लाल किताब, अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ तो शायद ठीक रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं हिंदी में बोलता हूँ। आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसी की, फिर सब दुनिया की हो। याद रहे या ना रहे, लेख विधाता कलम से है, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल न किस्मत हो। अकल क्या है और किस्मत क्या है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा अकल क्या है और किस्मत क्या है। जो अकल है वो बुध है और जो किस्मत है वो बृहस्पति है। यानी हमारी पूरी लाइफ का जो झगड़ा है वो बुध और बृहस्पति का है। हमने सबने सुना है कि बुध को बेंदे का लोटा माना है, यानी बुध जिसके साथ जाएगा उसके साथ रहेगा। लेकिन हमारी सबकी लाइफ में जो हम खड़े हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वो बिना बुध कुछ भी नहीं चल सकता। जिधर देखता हूँ उधर तो ही बुध है, खरसे में जेलवा तेरा हुबहू है। तो हम आज बात करते हैं शनि की। शनि खाना नंबर 1, लाल किताब काल पुरुष कुंडली के हिसाब से चलती है और उन्हें राशि नक्षत्र सब कुछ भुला है, लेकिन उसी लाल किताब में राशियां भी छुपी है और नक्षत्र भी छुपे हैं, वो हमें समझना पड़ेगा। यानी मेष से शुरू होता है तो हम शुभ के लिए यानी मकानों के शुभ के लिए लाल किताब शनि को मानती है। यानी जिसका भी शनि अच्छा होगा उसको बहुत अच्छे मकान होंगे, अच्छी प्रॉपर्टी भी होगी। अगर हम 1 से 12 भाव में, मीताबेन ने मुझे टाइम दिया है कि भाई 15 मिनट में खत्म करो, तो मैं ये हो सके इतना जल्दी से जल्दी आपको बताना चाहता हूँ। अगर आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, तो आज तिथि कौन सी है? द्वितीया तिथि है, उसका देव ब्रह्मा जी है। और मैंने सुबह में बताया कि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। देखो ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है और उसमें प्रॉब्लम है। यानी तिथि या द्वितीया है जिसका देव ब्रह्मा जी है, देव गुरु बृहस्पति, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। यानी जिसकी भी तिथि द्वितीया होगी उसके घर में नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगा ही। अगर वो नहीं हुआ तो उसकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होगा, जो नेगेटिव रोल होगा। अब हम बात करते हैं शनि खान नंबर 1। थोड़ी लाल किताब की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पहला अगर मेष राशि है यानी उसका मालिक मंगल है, जहां सूर्य देव ऊंचे होते हैं। अगर खाना नंबर 1 में शनि हो और उन्होंने मकान बना लिया तो शनि और सूरज का झगड़ा होगा, यानी फाइनेंशियली या अपने व्यावहारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में उस आदमी को दिक्कत आएगी। कब नहीं आएगी? अगर खाना नंबर 10 और 7 ये खाली होंगे तो पहले भाव में शनि है तो मकान बनेगा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर दूसरे भाव में शनि है तो जैसा भी मकान बनेगा उससे ऐसी तरक्की शुरू होने जाएगी, जैसा बने वैसा बनाते रहें। साथ साथ में अगर दूसरे भाव में शनि है और वो मकान बनाते वक्त या किसी को मकान का टोकन देते वक्त वो
अपने घर से निकलते वक्त एक पानी का कुंभ भर के रख देगा तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो मकान में रहने का बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। अगर खाना नंबर 3 में शनिदेव है तो जब भी मकान बनेगा तो उसको मकान बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, और उसके लिए उसको 3 कुत्ते के पालने चाहिए या गली के 3 कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि खाना नंबर 3 मंगल का है और वहां पर कहीं ना कहीं बुध भी है और वहां कहीं ना कहीं ऐसा लाल किताब केतु भी है। तो 3 कुत्ते लेंगे तो मंगल को दबा के वो अपना मकान बनाने का जो सुख है वो देगा। खाना नंबर 4 में जब मकान बनाएंगे तब हमारी मन की शांति डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो कालपुरुष के हिसाब से खाना नंबर 4 वो चंद्रमा का है और वहां देवगुरु बृहस्पति उसका होता है, और खाना नंबर 10 भी शनि का है। तो कहीं ना कहीं खाना नंबर 10 और 4 कनेक्शन में हो जाएगा तो उस बंदे के घर में मानसिक अशांति रहेगी। और खाना नंबर 5 में अगर शनिदेव है और उसने मकान बनाए तो फिर भी वो सूर्य का घर आ जाता है, और वहां के कारण एज पर लाल किताब बृहस्पति देव है तो कहीं ना कहीं सूरज और शनि का टकराव हो जाएगा। वो पिता पुत्र भी है, इसलिए खाना नंबर 5 में अगर जो मकान बनाते हैं तो उस व्यक्ति के जो मेल चाइल्ड हो उसमें भी कुछ परेशानी आएगी। अगर उस जातक का मेल चाइल्ड जो है वो अगर मकान बनाता है तो उसमें बहुत तरक्की होगी। खाना नंबर 6 में अगर मकान बनाना है तो हमारी उम्र 36 से 39 तक बना देना चाहिए, वरना उसमें भी दिक्कत आएगी, या 48 तक जहां तक केतु की उम्र है, क्योंकि खाना नंबर 6 केतु का भी है। अब खाना नंबर 7 की बात करते हैं, जहां तुला राशि आती है वहां शनिदेव ऊंच के होते हैं। जब भी खाना नंबर 7 में शनिदेव है तब मकान आप बनाएंगे, आपको बहुत तरक्की मिलेगी। और कुछ हिसाब से आपके मकान बिक गए तो भी चुनी चौखट लेके अपने पास रखोगे तो फिर भी आपके मकान बन जाएंगे। अगर खाना नंबर 8 की हम बात करते हैं तो खाना नंबर 8 में शनि है तो उस वक्त जब आदमी मकान बनेगा तो उसके घर में बीमारी आएगी, और उस टाइम जो मकान बनाना है तो राहु और केतु को दोनों देख के ही मकान बनाना चाहिए। खाना नंबर 9 में अगर शनिदेव है और मकान बनाना है तो उस वक्त मकान न बनाए जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो। अगर उस वक्त वो मकान बनाएगा या खरीदेगा तो उसकी वाइफ को जो बच्चा होगा वो डैमेज होगा या मिसकैरेज भी हो सकता है। अगर खाना नंबर 9 वाला 3 मकान बनाएगा तो उसकी लास्ट यानी कि ऊपर जाने की गिनती शुरू हो गई, ऐसा भी मान लो। अगर खाना नंबर 10 में आपने मकान बनाया, शनिदेव है, तो जब तक आपने मकान नहीं बनाया तब तक आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे। जैसे ही आपने मकान बना लिया पैसा आना रुक जाएगा कम से कम 1.5 साल तक, उसके बाद में कुछ परिवर्तन होगा। खाना नंबर 11 में शनिदेव है और आपने मकान बनाया है तो 55 साल तक वो बंदा अगर साउथ फेसिंग मकान है तो वहां गल सड़ के मरेगा। तो खाना नंबर 11 में अगर शनिदेव है तो 55 साल के बाद वो मकान बनेगा तो उसको ठीक रहेगा। अब खाना नंबर 12 के शनिदेव की बात करते हैं। अगर खाना नंबर 12 में शनिदेव है तो जैसा भी मकान बने वो बनाए, क्योंकि हमने देखा होगा कि कभी भी सांप और बंदर ने मकान नहीं बनाया, अपना घोंसला नहीं बनाया, वो दूसरे के घोंसले में घुसे हुए हैं। तो जब भी अगर वहां खाना नंबर 12 में सूरज और शनि इकट्ठे होंगे तो भी आप मकान बनाओगे तो वहां शनि और सूरज का झगड़ा भी नहीं रहेगा और वो भी आपको तरक्की देंगे। अब हम और कुछ बात करते हैं जो वास्तु की भी बात निकली है। अगर कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, कुछ भी हो, हम नॉर्थ की दिशा बहुत अच्छी मानते हैं ना सब लोग, नॉर्थ की दिशा बहुत अच्छी मानते हैं। लेकिन जिसकी भी कुंडली में खाना नंबर 6 में बुधदेव है और उसने नॉर्थ की एंट्री ली तो उसकी बर्बादी शुरू। अगर खाना नंबर 6 में बुधदेव है और उस घर की लड़की उस जन्म से उत्तर दिशा में बिहा होगी तभी भी वो दुखी होगी। यानी खाना नंबर 6 में बुध है तो मेहरबानी करके आप नॉर्थ की एंट्री को अवॉइड करना। इस बात से मैं मेरी वाणी का विराम देता हूं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछ भी सकते हैं।
કરો છો કે લાલ કિતાબ મુજબ કે વૈદિક મુજબ? ના, એ ગમે તે રાશિનો હોય, તમારો કોઈ બી લગ્ન હોય, પણ ખાના નંબર 6 માં બુધ આવ્યો એટલે આ પરિસ્થિતિ થઈ જાય. બીજી વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ ધર્મસ્થાનમાં જવું ન જવું, કોને જવું જોઈએ, ક્યારે જવું જોઈએ. તો ધર્મસ્થાનમાં જવાથી આપણને ફાયદો બી થાય છે અને ક્યારેક નુકસાન બી થાય છે. તો ખાના નંબર 2, 12, 6 અને 8, 6, 8 અને 12 માં જો દુશ્મન ગ્રહ હોય અને બીજો ભાવ ખાલી હોય તો એ વ્યક્તિએ ધર્મસ્થાનમાં ન જવું જોઈએ. નહીં તો બીજો ભાવ એક્ટિવ થશે તો તમને પરેશાનીઓ શરૂ બી થશે. ખાના નંબર है अगर खाना नंबर 2 और 12 में जो ग्रह बैठे हैं वो आपस में दुश्मन होंगे और अष्टम भाव में जो भी ग्रह बैठा है वो भी दुश्मन होगा, यानी एक दूसरे के दुश्मन 6, 8 और 12 और दूसरा भाव खाली है मान लो. तो अगर हम मंदिर, दूसरा भाव हमारा धर्मस्थान है, धर्मस्थान वो मंदिर को बोलते हैं. अगर हम दूसरे भाव खाली होने के बावजूद ये अगर ट्रायंगल में दुश्मन ग्रह है एक दूसरे के, अगर हम मंदिर में जाएंगे तो हमारी लाइफ की परेशानियां शुरू होगी. और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. बाहर से नमन कर लो ना, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? हाँ, बाहर से नमन कर सकते हो. आपने बताया कि 6 और 8 में और 12 में अगर दुश्मन ग्रह तो मंदिर नहीं जाना चाहिए. आपने अभी पूछा कि ये लाल किताब का है कि वैदिक का है. आपको एक चीज बता दूं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा है ना. अगर उसमें अपने राशियां रखें तो वो पर्टिकुलर एक व्यवस्था बने. अगर आप बिना राशियों की बात करें ना तो वो लाल किताब है. ठीक है. अब इन्होंने कहा कि कोई और व्यवस्था है क्या. अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आप हाँ करते जाइए. छठे घर के जो ग्रह हैं उनकी 2 पे दृष्टि जाती है शनि की. सिर्फ शनि की ओर, सिर्फ शनि की जाएगी. ठीक है. दूसरी चीज 2 में जो घर होता है उसकी 6 पे दृष्टि आती है, उसकी 6 पर जाती है. अब दूसरा घर क्या है? दूसरा घर हमारा धन कुटुंब वाणी धर्मस्थान. दूसरा घर होता है आपकी बहती हुई नदी या आपके धन का जरिया, जो एक दिन में आप कितना कमा रहे हो. मान लो कोई इंसान 30,000 कमा रहा है तो एक दिन का कितना हुआ? 1,000. कौन बताएगा? सेकंड हाउस. छठा घर क्या होता है? पताल होता है. बहता हुआ पानी जहां होगा क्या वहां पताल में पानी नहीं होगा क्या? होगा ना. तो वो कुदरत का एक रूल है कि नदी का पानी कहां जाएगा? जमीन में जाएगा. ठीक है. 8वें घर के ग्रह की दृष्टि 12 पे होती है क्या? होती है. कैसे होती है? 8वां घर शमशान घाट है और वहां से आप देखोगे कि आग जलती है, चिता जलती है तो धुआं किधर उठता है? उठता है ना. वो ये 8-12 का रिलेशन कि वहां कुछ बुरा होगा. ऊपर की तरफ खाना नंबर 12 किसका दुश्मन है? पहले घर का. तो आपको किसी तरह की चोट फटकार लग सकती है. सही बोल रहा हूं? एकदम. इसीलिए बोलते हैं कि 8-12 में अगर दुश्मन ग्रह हो आपको मंदिर नहीं जाना. ये हमारे ऋषि मुनि बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए. मैंने ये बताया कि आपकी ये वाला हिस्सा यानी मंदिर अंदर जाकर के माथा टेकना. देखो बात यूं है कि जब माथा टेकना और मूर्ति को छूना, आपकी बात ये सब बना है. आपकी बात बिल्कुल सही है. इनकी बात कहीं भी गलत नहीं है. अब मैं दूसरी चीज बता दूं इसका तोड़ क्या होना चाहिए. जैसे जैसे पूछूं आप हाँ बोलते जाइएगा, क्योंकि मैं भी वही रूल बोलूंगा जो लाल किताब के. ठीक है. लाल किताब में एक रूल है, किसी भी घर का 10वां घर उसे धोखा देता है. ठीक है. पक्का. ठीक है. 8वें घर का 10वां कौन है? 8वें घर का 10वां वो पांचवा. अरे छठा. 8वें घर का 10वां सॉरी 5वां. यानी 8वें घर को 5वां घर धोखा देता है. किसी भी घर का 8वां घर उसके लिए खराब होता है या उसका दुश्मन है. तो 5वें घर का छठा कौन होता है? 5वें घर का छठा 10वां. 5वें घर का छठा 10वां और 5वें घर का 8वां 12. यानी एक चीज समझ में आ गई कि 8वें घर का 10वां यानी 8वें को धोखा देने वाला कौन है? 5वां. और 5वें का दुश्मन कौन है? 12वां. एंटी है ना. और अपने बात 8-12 की कर रहे थे. यानी एक 5वां घर ऐसा है जो कहता है मैं 8-12 दोनों से टक्कर लेने को तैयार हूं. मोटा मोटा ये रिजल्ट निकला. 5वें घर का मतलब सूरज यानी आपके अंदर की चेतना, आपके अंदर का तेज, वो 8वें घर शमशान घाट से भी टक्कर लेगा क्योंकि आत्मा मरती नहीं है. आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, जीव को मोक्ष
मैं एक प्रश्न और बता दूं, जो साइंस के लोग हैं वो जानते हैं कि वो एक क्लोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या वो क्लोन के साथ आत्मा बनाते हैं क्या? लेकिन क्लोन भी वैसे काम करता है जैसे जीव काम करता है ना? ना वो जीव बनाते हैं ना आत्मा बनाते हैं। यानी आत्मा एक फ्री एनर्जी है, वो क्लोन में भी है और आप एक माँ के गर्भ से पैदा होंगे तब भी वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ बात हुई कि हमारे वो जो चेतना है वो 8 और 12 दोनों से लड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए जब आपके 6 और 8 और 12 के अंदर दुश्मन ग्रह हो तो आप 5 का मतलब हुआ सूर्य, आप मंदिर जाइए और वहां यज्ञ करवाइए, भले वो 108 आहुति का करवाओ, 21 आहुति का करो या फिर घर के अंदर आहुति करो, मंदिर जाना बंद नहीं करना, हर चीज का तोड़ है। ठीक है, आपको उस व्यवस्था को उस हिसाब से सीखना है। क्या है, लाल किताब की 5 किताबें हैं मार्केट में और हम सबने वही पढ़ी है ना? मैंने 12 पढ़ी हैं, तो उनके अंदर हर एक चीज का वो तोड़ भी है कि ये खराबी है तो इसका ये सॉल्यूशन है। और जब आप वो पूजा करें तो 5वें घर के सूर्य की होती है लाल बेलगिरी, ठीक है, लाल चंदन और आम की लकड़ी, इनका इस्तेमाल करो, बस बात खत्म। यानी आपका वो तोड़ मिल गया कि ये नियम मंदिर नहीं जाना है और ज्यादा ऊर्जा लेकर के आनी है। आया सर? मेरे तो समझ में आ गया है, लेकिन आप थोड़े उलझा रहे हो। लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर 6, 8, 12 में घर है और दूसरा भाव खाली है तो दुश्मन ग्रह है, तो वहां नहीं जाना चाहिए। आप मंदिर से बाहर से छू नहीं सकते, अपना माथा भी वहां नहीं टेकना है, बाहर से नमन कर लो। और ऐसे प्रैक्टिकल मेरे पास 1000 केस है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा है, क्योंकि बात को घुमाने से क्या होगा, आदमी कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधी सी बात बताओ जो आदमी को पता चले। थैंक यू जी सर, आपने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, मैं सर से एग्री करता हूँ कि दूसरा घर अगर खाली हो ना और 8वें घर में ग्रह हो तो उसको किस्मत का ग्रह मान लो, है ना? वो आपको फायदा दे देगा अगर आप वहां नहीं जाओगे। अगर फिर भी एक सोल्यूशन है मेरे को जो लगता है। और दूसरी बात कहूं, अगर दूसरा घर में कोई ग्रह है और अष्टम में कोई ग्रह है जो मित्र है, यानी एक भाव भी खाली है, छठा भाव भी खाली है, तो छठे भाव को जगाने के लिए, यानी छठे भाव में ग्रह है, दूसरा भाव खाली है, तो मंदिर जाना चाहिए और मत्था भी टेकना चाहिए, उसमें भी इफेक्ट आती है। जी हाँ, इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। मंदिर 2 तरह से होते हैं, एक होता है मान्यता प्राप्त मंदिर, है ना? वो है 9वां घर। तो 9वें घर से आप मदद ले लो, वो भी आपको बड़ा अच्छा फायदा दे देगा। सही बात है, ठीक है, सही बात। थैंक यू। Thank you so much.